We are now looking at solution of sale of goods on sale और return basis. Sale और return के test paper का solution हम लोग देख रहे हैं. So we'll start with last question, that is question 2B. We'll be starting with solution of question 2B. They are saying CE sends goods to his customers on sale or return basis. Following transactions took place during 2016. Sent goods to customers, returned by customers, received letters of approval, and goods with customers still awaiting approval. CE records sale or return transactions as ordinary sales, first method. You are required to pass necessary journal entries assuming that accounting year closes on 31st December 2016. We are supposed to pass journal entries in books of CE. First transaction is on September 15. On September 15, goods are sent on sale or return basis. And while sending goods, हम उसे अपना डेट हम उसे अपना सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे. डेटर्स या फिर कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख. Daters or customers account debit to sales 1 lakh. Then October 20, goods are returned by customers. अगर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो वो सेल्स का एंट्री रिवर्स कर देंगे हम लोग. गुड्स रिटर्न्ड एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. आप सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न भी डेबिट कर सकते हैं. November 25th, received letters of approval from customers. Customers ने गुड्स अप्रूव कर लिया है, लेकिन हमने तो सितंबर 15 को ही उसे सेल्स मान के रिकॉर्ड कर लिया है. तो जब कस्टमर अपना अप्रूवल भेजेगा, क्या हम दोबारा उसे अपना सेल्स मानेंगे? नहीं. हम ऑन नवंबर 25 कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं करेंगे. December 31st, goods with customers awaiting approval. 31st दिसंबर आ गया है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया है, तो वो गुड्स जिसका अप्रूवल नहीं मिला है वो सेल्स नहीं है, उसको कैंसिल करना पड़ेगा. तो ऑन December 31st, गुड्स विच आर अवेटिंग अप्रूवल, उसका सेल्स का एंट्री पहले कैंसिल करेंगे. एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. एंड अगर ये गुड्स बिका नहीं है, अगर ये गुड्स अभी भी हमारी ओनरशिप का है, तो इसे अपने स्टॉक में भी इंक्लूड करेंगे. टू इंक्लूड दीज गुड्स इन आवर स्टॉक हम लोग एंट्री क्या देते हैं? वी रिकॉर्ड दीज गुड्स एज इन्वेंट्री विद कस्टमर. तो एंट्री पास करेंगे इन्वेंट्री विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट.
Now, when we are passing entry for closing stock, when we are passing entry to include these goods in our closing stock, उसे cost पे लाना पड़ेगा. We need to bring these goods at its cost. 20,000 cost है क्या? नहीं, 20,000 तो वो प्राइस है जिस पे हमने गुड्स दिया था, सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा. प्रॉफिट एडेड वाज 33 1/3% ऑन कॉस्ट. सी 33 1/3% मतलब क्या? कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, सर 33 1/3% मतलब क्या? ध्यान से देखिए, 33 1/3% कैन आई से, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करो तो 100/3%. 100/3% मतलब क्या सर? 100/3 into 1/100. Can I say it is simply 1/3? So 33 1/3% is nothing but 1/3, 1/3 of cost. And if it is 1/3 of cost, we would say it is 1/4 of sales. Cost का 1/3. 3 rupees if is your cost, 1 rupee is your profit. If 3 is cost, 1 is profit, how much is selling price? Selling price is 4 rupees, sir. So 20,000 minus 1/4, 5,000. Cost of these goods is 15,000. Cost of these goods is 15,000, which will be included in our inventory. Clear? Yes, sir. Question 2 देखेंगे then. Question number 2. In fact, question 1C में पूछा ही है, if sale or return basis, when sale or return basis transactions are numerous, what books are maintained by business entity? अगर न्यूमरस बहुत सारे ट्रांजेक्शन सेल और रिटर्न बेसिस पे करते हैं, तो याद करो हम लोग एक सेल और रिटर्न जर्नल, सेल और रिटर्न बुक बनाते थे, जो एक कॉलमनर बुक था. हम लोग सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन्स के लिए एक अलग लेजर बनाते थे, सेल और रिटर्न लेजर, जिसमें एक सेल और रिटर्न अकाउंट, जो टोटल अकाउंट है वो मेंटेन करते थे, और हर एक कस्टमर का अकाउंट अलग बनाते थे. ये सब हमारी मेन बुक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इन सब को हम लोग क्या बोलते थे? मेमोरेंडम बुक्स बोलते थे. तो यहां पे क्वेश्चन 2A में, क्वेश्चन सी में आपको यही जो मैंने बोला एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन 2A में बोला है, Messrs Bajaj Electronics supplied goods on sale or return basis, particulars of which are as under. आपको वो सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक आपको प्रिपेयर करना है, और वो सेल और रिटर्न का टोटल अकाउंट बनाना है. फॉर क्वेश्चन 2A. सेल और रिटर्न डे बुक आपको प्रिपेयर करना है. फर्स्ट कॉलम हम प्रिपेयर करते थे ऑफ गुड सेंट, उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. फिर गुड्स रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब वो गुड्स जिसका अप्रूवल दे दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. फिर फ्रेंड्स हम एक कॉलम बनाते थे ऑफ गुड्स रिटर्न्ड, वो गुड्स जो रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया है कस्टमर ने. उसमें भी वी यूज्ड टू प्रिपेयर अ डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम. देन लास्ट कॉलम हम प्रिपेयर करते थे, दैट इज ऑफ बैलेंस. करेक्ट. तो अब ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे? विल सिंपली कीप ऑन रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन्स, और फिर वो सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. पहला ट्रांजेक्शन है 10th मार्च, रे एंड कंपनी को 3,700 का गुड्स सेंड किया है. On 10th of March, Ray and Company 3,700 का गुड्स सेंट है.
एंड 14th मार्च को they have returned entire goods. 14th of March, they have returned entire goods. Return column में Ray and Company 3700. So there is no balance left. 15th March, Sen and Company. 15th March, Sen and Company. उनको हमने गुड सेंड किया 5200 का. 27th March रिटेन कर लिया है. They have given approval for these goods. तो गुड्स रिटेन्ड कॉलम में हम लोग शो करेंगे 5200. 20th March, on 20th March, Mitter and Company, गुड सेंट 2400. 2400 का टोटल गुड सेंड किया था, 1000 वापस दे दिया है, तो हम मान लेंगे बाकी का 1400 रिटेन कर लिया है, रख लिया है उन्होंने. 1000 का गुड्स 27th मार्च को रिटर्न कर दिया है. तो they must have retained remaining goods. They must have given approval for remaining goods. That is 1400. फिर 27th मार्च सेन एंड कंपनी को अगेन हमने गुड्स सेंड किया है. 27th मार्च को वी आर सेंडिंग गुड्स ऑफ 3500. अप टू 31st मार्च उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वो 3500 बैलेंस में दिखेगा. दैट विल अपीयर इन आवर बैलेंस. एंड देन ऑन 28th ऑफ मार्च मित्तर एंड कंपनी को 1800 का गुड सेंड किया है. उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इवन दैट विल अपीयर इन आवर बैलेंस. See, those goods which are sent or which are returned, वो goods जो sent है या जो goods returned है, उसका हमारी मेन बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा. लेकिन वो गुड्स जो रिटेन कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूव कर लिया है, उसको अब मेन बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा एज सेल्स. सेकेंडली, वो गुड्स जिसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जिसका इंटीमेशन नहीं मिला है, क्या हमने उसको सेल्स मान के रिकॉर्ड किया था? नहीं, हमने अभी तक उसको सेल्स मान के रिकॉर्ड नहीं किया है. तो सेल्स कैंसिल करने का भी कोई जरूरत नहीं है. लेकिन वो गुड्स फिजिकली हमारे पास नहीं पड़ा था, वो गुड्स हमारे कस्टमर के पास पड़ा था, तो उसको हमने अपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया होगा, अब इंक्लूड करना पड़ेगा. मतलब मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में एक तो ये सेल्स का एंट्री होगा, एंड टू इंक्लूड दीज गुड्स इन आर स्टॉक एंट्री पास किया जाएगा, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग एट कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स. अभी हमको मेन बुक्स में एंट्री पूछा नहीं है. तो टोटल कितना होता है? व्हाट इज टोटल? 16,600. 6,600. 4,700. 5,300 टोटल. तो अब हमको फ्रेंड्स एक सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है. If you remember, in this sale or return total account, हम individual entries कभी पोस्ट नहीं करते. In this sale or return total account, हम सभी कॉलम्स का टोटल सीधा पोस्ट करते हैं. ये सेल और रिटर्न का एक लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सभी ट्रांजैक्शंस का टोटल हम पोस्ट करते हैं. लाइक फॉर टोटल गुड सेंट एंट्री क्या हो जाएगा? कस्टमर्स सन्ड्री डेटर्स डेबिट टू सेल और रिटर्न.
on last date on 31st of March by sundry dators. $16,600। फिर वो गुड्स जो रिटेन कर लिया, अप्रूव कर लिया, अब वो सेल और रिटर्न नहीं है, उसे सेल और रिटर्न में से कैंसिल करना है और मेन बुक्स में एंट्री देना है। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। वो गुड्स जो रिटर्न कर दिया वो एनीवेज हमको कैंसिल करना है, उसके लिए तो रिवर्स एंट्री पास हो गई, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। और वो गुड्स जिसका अप्रूवल नहीं मिला, दैट विल ऑटोमेटिकली रिमेन इन आवर बैलेंस 5,300, वो अपने आप अपने बैलेंस में रहेगा। दैट विल बी आवर क्लोजिंग बैलेंस। करेक्ट है? यस सर। सी क्वेश्चन 2B में ये भी पूछा है, व्हाट आर फीचर्स ऑफ सेल और रिटर्न। उसमें क्या लिखेंगे? सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन के क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला पॉइंट, व्हेन वी आर सेंडिंग गुड्स, जब गुड्स दे रहे हैं तब खाली पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। जब हम गुड्स दे रहे हैं तब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, तो कब होता है? सर ओनरशिप ट्रांसफर होता है व्हेन अप्रूवल ऑफ दैट कस्टमर इज रिसीव्ड। जब वो कस्टमर का अप्रूवल मिल जाता है, या वो कंसिडरेबल टाइम पीरियड पास हो जाता है, या वो एक्ट करता है एज ओनर, तब हम उसको सेल्स मानते हैं, तब वो लीगली अपना सेल्स होता है और सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शंस का आपको पॉइंट वाइज शो करता है। तो आप लोग पॉज करके कॉपी कीजिए। देन क्वेश्चन 1,